ओके हेलो। तो आज की क्लास में हमारे पास कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट का आखिरी टॉपिक है और वो क्या है, मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। हम लोगों ने सेल्स को सीरीज में लगा लिया, सेल्स को पैरेलल में लगा लिया। आज दोनों में लगाएंगे। एग्जांपल के तौर पे यहाँ लगे हुए हैं, मान लो जैसे ये सेल ये सारे के सारे सेल्स लगे हुए हैं, मान लो सीरीज में, मान लो क्या साफ साफ दिख ही रहा है। तो ऐसे करके मेरे पास n सेल्स, ठीक है, सीरीज में लगे हुए हैं। ठीक, अब इन n सेल्स को सीरीज में लगाया और यहाँ पे बहुत सारे सेल्स ये और आगे बहुत सारे, सबके सब आपस में किस में लगे हैं, पैरेलल में लगे हैं। तो यहाँ पे m रोज हैं, ऐसा कह सकते हो। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 अप टू m। ठीक है, तो ऐसे n सेल्स वैसे m। अब यहाँ पे अगर मुझे इनमें निकालना है कि ऐसे केस में अगर मेरे पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R है तो मैक्सिमम करंट के लिए क्या कंडीशन होगी, वो चीज निकालनी है। बड़ी सिंपल है। अब यहाँ पे कुछ बातें, सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितने हैं, mn है, ये तो कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है। अब तुम खुद सोचो, अगर मान लो ऐसे मान लो 10 बच्चे खड़े करे हुए हैं, 10 ऐसे करके 10 बच्चे खड़े हुए हैं और वैसे ही 10 बच्चे करके मैंने पूरी ऐसे 5 लाइनें बनाई, यानी 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन 5 लाइन। ठीक है, और हर लाइन में 10 बच्चे हैं, तो टोटल कितने बच्चे हुए तुम्हें पता ही है। 10 को 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, आंसर कितना आएगा 50 बच्चे हुए। तो यही चीज है, ये तुम्हारे लिए कोई बहुत दिक्कत वाली चीज नहीं है कि नहीं। वैसे यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे वही है कि मैंने नंबर ऑफ n को मल्टीप्लाई कर दिया m से, ये चीज तो बचपन से करते आ रहे हो, है कि नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब टोटल नंबर ऑफ सेल्स mn है। आगे क्या है, टोटल ईएमएफ ऑफ ईच रो। अगर मैं पूरे एक रो की बात करूं, किसी एक भी रो की बात करूं, तो टोटल ईएमएफ की क्या वैल्यू होगी। अगर मान लो सिर्फ एक सेल का जो ईएमएफ हो वो E है, ठीक है, अगर एक सेल का ईएमएफ E है तो दो का कितना हो जाएगा 2E, 3 का 3E, 4 का 4E, क्योंकि सीरीज में ईएमएफ ऐड हो जाते हैं। वही चीज है यहाँ पे, अगर n सेल्स है तो क्या हो जाएगा NE। ठीक है, सिंपल सी चीज। आगे चीज क्या है, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। अगर मान लो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है तो दो का कितना हो जाएगा 2r, 3 का 3r, 4 का 4r, वैसे n का कितना हो जाएगा nr। दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मान लो मुझे टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है, यानी पूरे सर्किट का। अभी मैंने सिर्फ एक लाइन का, एक रो का निकाला हुआ है। अब टोटल का निकालना है, कैसे निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो मेरे पास ये है 10 और ये भी 10 है। अब मुझे इनका टोटल निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, 1/r इज इक्वल टू 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10। यही सिंपल फॉर्मूला होता है, ये तो तुम्हें पता है इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए। वही चीज, सेम चीज यहाँ पे भी कर देंगे। कहने का मतलब ये है हमारे पास 1/r डैश, यानी टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। मान लो मैं इससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अब मेरे पास एक रो का जो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस है वो कितना है, nr है, तो 1/nr प्लस 1/nr प्लस 1/nr। और ये कब तक ऐड करते जाओगे, तब तक ऐड करते जाओगे जब तक तुम्हारे पास m रोज कंप्लीट ना हो जाए। एक रो का ये लिखा, दूसरे रो का ये लिखा, तीसरे का ये, चौथे का, और ऐसे कब तक लिखोगे, जब तक तुम लोग m रोज ना कंप्लीट कर लो। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। समझ में आई ना ये बात। तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, 1/r डैश इज इक्वल्स टू m/nr। अब ये चीज मैंने कैसे लिख दी, ये भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए तुम्हें। आप खुद सोचो, अगर मान लो तुम x प्लस x प्लस x 3 बार करते हो तो तुम 3x लिखते हो, 4 बार करोगे तो यहाँ पे 4x लिख दोगे, 5 बार तो 5x, है कि नहीं, यही वाली बात है। अब ये करते जाओगे। वैसे ही एक ही चीज को मैंने कितनी बार लिखा है, m बार लिखा है, तो उस चीज को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, m से मल्टीप्लाई कर दूंगा। वही चीज है, यहाँ पे अल्टी पल्टी मारो तो r डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, nr/m आ गया, है कि नहीं। तो ये आ गया मेरे पास टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। अब मुझे करंट की वैल्यू निकालनी है, तो करंट की वैल्यू क्या होती है, ईएमएफ अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस। अब टोटल रेजिस्टेंस तो हमें पता है, क्योंकि एक्सटर्नल मेरे पास r है और इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी अभी हमने निकाली, nr/m। अब रही बात ईएमएफ, अब ईएमएफ की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो ये चीज निकालना तुम्हारे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तुम्हें पता है कि ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, E1R2 प्लस E2R1 अपॉन में E1 प्लस E2, ये सॉरी R1 प्लस R2, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है तब जब हमारे पास क्या नाम है, हमने सेल्स को पैरेलल में लगाया हुआ। ये चीज मैं तुम्हें पहले भी सिखा चुका हूं। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर केस में देखो, यहाँ पे क्या है कि हमारे पास जो हर पूरे के पूरे रो में जो टोटल ईएमएफ की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, NE आ रही है कि नहीं, यही आ रही है। तो मैं E1 की जगह भी लिख सकता हूँ NE, ठीक है, और मैं E2 की जगह भी लिख सकता हूँ NE, ठीक है। और ऐसे करते करते मेरे पास बहुत सारे कितने m रोज में है, मैंने लिख दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि हर रो में मेरे पास जो EMF की वैल्यू हो NE है। ठीक है, अब हर रो में जो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो कितनी है, हमारे पास nr है, तो उसकी जगह मैं रेजिस्टेंस की जगह क्या लिखूंगा, nr। ठीक है, इसकी जगह भी क्या लिखूंगा, nr, है ना। ऐसे करते करते तो नीचे भी वही चीज करोगे, क्या आ जाएगा मेरे पास, nr प्लस nr, है कि नहीं। अब इस चीज को थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, और ये चीज m बार है, मैं m बार लिखने की जरूरत नहीं है, मैं 2 बार लिखूंगा, तुम्हें समझ में तो आ ही जाएगा। अब वही चीज है, जरा इसको कैलकुलेट करो, तो कितना हो जाएगा, n² ER
प्लस एन स्क्वायर ई आर, है कि नहीं? मैंने कुछ गलत लिखा? बिल्कुल भी नहीं। एन 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 कितना हो गया? एन स्क्वायर और ई इंटू आर, और नीचे एन आर प्लस एन आर कितना हो गया? 2nr। अब अगर ऊपर भी देखोगे तो एन स्क्वायर ई आर 2 बार है, तो वही तुम उसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो अब यहाँ पे देखो 2 से 2 गया, है ना, एक एन से एक एन गया और आर से आर गया, बचा क्या यहाँ पे? एन ई बचा, है कि नहीं? यानी अगर तुम आंसर देखो, यानी हमारे पास एक पूरे के पूरे रो का जो इंटरनल रेजिस्टेंस था वो कितना था? इंटरनल रेजिस्टेंस कह रहा हूं, यहाँ में हमारे पास ईएमएफ था वो कितना था? एन ई था। और सारे रोज मिला के भी मेरे पास जो ईएमएफ की वैल्यू हो इतनी ही आ रही है। और ऐसा सिर्फ इसी केस में होता है, हमेशा नहीं होता। सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे जो फॉर्मूला है इसमें देखोगे सबके जो ईएमएफ है वो भी सेम है, सबके जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो भी सेम है, इसीलिए ऐसा आ रहा है। जरूरी नहीं है हर केस में ऐसा हो, हर केस में वैल्यू डिफरेंट होती है और तुम्हें फॉर्मूला लगा के चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे सिंपल सेम वही है, यहाँ पे एन ई लिख सकते हो, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, ये अल्टी पल्टी मारेंगे, तो अल्टी पल्टी मारने के बाद जो करंट की वैल्यू है वो हमारे पास इतनी आ रही है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर केस में जो करंट है हमारे पास ऐसे आ जाएगा। अब आई की वैल्यू मैक्सिमम हम निकाल ही क्या रहे हैं? मैक्सिमम करंट की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? जब मेरे पास एम आर प्लस एन आर की वैल्यू, जो स्मॉल आर है, सॉरी, ये जो स्मॉल आर की वैल्यू है वो क्या होगी? मिनिमम होगी। रेजिस्टेंस की वैल्यू जब सबसे कम होगी, करंट की वैल्यू तभी सबसे ज्यादा होती है, ये बात तो तुम लोग को मालूम है। तो वही चीज है, यानी अगर इसकी वैल्यू तुम मिनिमम कर दोगे तो करंट की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। तो अब इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए हम ट्रिक अपनाते हैं, और वो क्या है? एम आर प्लस एन आर को तुम लिख सकते हो रूट एम आर प्लस रूट एन आर, मतलब इसका होल स्क्वायर और इसका भी होल स्क्वायर। अब ये जो चीज है सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अब ऐसा क्यों करते हैं? ये तो मैथ वाली बात है, अगर तुमने थोड़ी बहुत 9th 10th में मैथ पढ़ी हो तो तुम्हें पता होगा कि ये एक ट्रिक अपनाते थे हम किसी भी चीज की मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए। और नहीं भी याद तो मैं तुम्हें सिखा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट पूरे की पूरी बात में आज की सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि हम ये चीज क्यों करते हैं। हम ये इसलिए कर रहे हैं ताकि हम इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड कर सकें। और इसको ऐसे लिखना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। लाइक मैं 2 को √2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 और √2 का होल स्क्वायर बात एक ही है, 3 और √3 का होल स्क्वायर बात एक ही है। वैसे ही mr और √mr का होल स्क्वायर बात एक ही है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो मैंने क्या किया, अब ध्यान से सुनो, वही सेम इक्वेशन mr प्लस nr, ये रूट लगा के स्क्वायर, सेम चीज यहां पे भी लिखी है। बस यहां पे मैंने किया क्या कि प्लस √2mr और √2nr, ये जो है हमारे पास, ये चीज को प्लस और माइनस कर दिया। अब ऐसा क्यों करते हैं, ध्यान से सुनो। अब मेरे पास मान लो a स्क्वायर है प्लस b स्क्वायर है, सिर्फ इतनी वैल्यू दी हुई है। अब इसी में मैं एक ही चीज ऐड भी कर सकता हूं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाइक इसमें -2ab भी कर सकता हूं और +2ab भी कर सकता हूं। अब ऐसा करने का मेन मकसद क्या होता है, क्योंकि मुझे ना एक फॉर्मूला बनाना होता है। देखो ये जो है ये हमारे लिए एक फॉर्मूला बन गया, क्या? a - b का होल स्क्वायर। बचपन से पढ़ते आ रहे हो ये फॉर्मूले में, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये फॉर्मूला बन गया। वही चीज मैं यहां पे भी करने वाला हूं कि मैंने सेम चीज को ऐड और मल्टीप्लाई इसलिए किया है क्योंकि अब क्या होगा, ये बन गया मेरे पास √mr प्लस √nr का होल स्क्वायर। तो देखो अब ये क्या बन गया, √mr माइनस सॉरी प्लस नहीं, माइनस √nr का होल स्क्वायर प्लस में मैंने क्या किया, इस माइनस वाले टर्म को इसके साथ ले लिया। अब ये क्या बन गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, तो a - b का होल स्क्वायर, और साथ में ये जो टर्म है वो अलग हो गया, है ना। अब ध्यान से देखो कि ये मेरे पास एक परफेक्ट स्क्वायर है। अब परफेक्ट स्क्वायर कभी भी क्या हो सकता है, नेगेटिव तो हो नहीं सकता। अब दुनिया में तब तुमने कभी भी किसी चीज का स्क्वायर देखा है जो कि नेगेटिव हो? वो एक इमेजिनरी नंबर हो जाता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं भाई। लाइक अगर मान लो -2 का स्क्वायर करते हो तो भी 4 आता है, +2 का स्क्वायर करते हो तो भी 4 आता है। यानी ये जो स्क्वायर है ये कुछ भी हो जाए, नेगेटिव तो नहीं हो सकता। यानी अगर मैं इसकी मिनिमम वैल्यू, मिनिमम से मिनिमम वैल्यू ढूंढूं तो वो 0 होगी, क्योंकि देखो 0 से बड़ी वैल्यू तो पॉजिटिव चली जाएगी, और 0 के नीचे इसकी वैल्यू कभी जा ही नहीं सकती क्योंकि ये स्क्वायर है। तो इसकी सबसे कम वैल्यू कब आएगी, जब मेरे पास √mr कैपिटल वाला माइनस ये जो स्मॉल मेरे पास √nr है, इसकी वैल्यू 0 के बराबर हो गए। अब जैसे ही इसकी वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगी, ये मेरे पास क्या है, एक तरीके से मिनिमम वैल्यू है। तो बस इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, हमारा काम बन जाएगा। देखो क्या कि मेरे पास √mr इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, √nr हो जाएगा, वो माइनस में है, उस साइड जाएगा तो वो। अब रूट से रूट हटा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे हटाना नहीं चाहिए, बट इस पर्टिकुलर केस में हम हटा सकते हैं। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए हटा सकते हैं। वैसे कभी रूट से रूट या फिर स्क्वायर से स्क्वायर काटना मत, बहुत गलत चीज होती है। खैर हटाते हैं उस टॉपिक को। अब यहाँ पे r की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, n स्मॉल r बाय स्मॉल m, ठीक है।
तो ये आ गई मेरे पास R की वैल्यू। यानी अगर मैं रेजिस्टेंस की वैल्यू यानी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू ये रखता हूं तो मुझे क्या मिलने वाली है, एक मिनिमम वैल्यू मिलने वाली है। और जैसे ही रेजिस्टेंस की वैल्यू मिनिमम होगी मुझे क्या मिलेगा, मैक्सिमम करंट मिलने वाला है। तो यही मैंने इतनी मेहनत, इतना जो मशक्कत करी है वो सिर्फ इसीलिए करी है ताकि मुझे रेजिस्टेंस की एक वैल्यू पता चल सके। और जैसे ही ये रेजिस्टेंस मैं यहां रखूंगा मुझे इस केस में जो करंट मिलेगा वो मैक्सिमम होगा। तो ये मिक्स ग्रुपिंग ऑफ सेल्स थी, काफी डिफरेंट है। हाँ, इसके लिए तुम्हें एक बार प्रैक्टिस लगेगी, बट सही बोलूं तो इसमें मुश्किल कुछ नहीं है। ये जो चीज है ना, ये छोटी क्लास में 9th और 10th में पॉलिनोमियल्स वगैरह मैथ्स में किया गया है, बट अगर भूल गए हो तो एक प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा काम। खैर, मिलते हैं अब अगली क्लास में। बाय बाय।